हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। आज हम 10 पार्ट करेंगे जो हमने सीरीज चलाई है। पिछले 5 सालों के जो क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। आज इसका पार्ट 10 है। पहले की जो वीडियो बनाई है, अगर आपने वो नहीं देखी है आप देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, Who among the following trace the evolution of citizenship in 3 key stages: civil rights, political rights and social rights? निम्नलिखित में से किसने नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकारों को 3 प्रमुख चरणों में जो नागरिकता के विकास का है उसका पता लगाया है? टी.एच. मार्शल, गॉर्डन मार्शल, आर.जे. मार्शल, मार्टिन मार्शल। आंसर इसका फर्स्ट है टी.एच. मार्शल। टी.एच. मार्शल ने ये जो सिद्धांत है उसमें दिया है अपनी एक लेख में, सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास 1950। इस लेख में इन्होंने ये सिद्धांत दिया है कि नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार और सामाजिक अधिकार, ये 3 चरणों में समाज को बांटा है। कि इसमें ये समझाने का प्रयास किया कि समाज में ये अलग अलग तरह के अधिकार जो है वो समाज का जो विस्तार है उसके विस्तार के साथ जुड़ा हुआ है। सबको अलग अलग अधिकार मिले हैं, अलग अलग अधिकारों के साथ समाज जो है वो विस्तार से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कल्याण की दृष्टिकोण से देखा है इस चीज़ को कि जो समाज में आधुनिक समाज है उसमें नागरिकता जो है वो कल्याण, लोगों का कल्याण के अधिकारों को समझने में हमें हेल्प मिलती है कि इसमें लोगों का, इससे नागरिकों का क्या है, कल्याण होता है। जो सिटीजन को अधिकार मिले हैं, सिविल राइट मिला है, पॉलिटिकल राइट मिला है, सोशल राइट मिला है, इससे सिटीजन नागरिकता का कल्याण होता है। नेक्स्ट है, व्हाट डज द टर्म जेंट्रिफिकेशन इम्प्लाई? जेंट्रिफिकेशन शब्द का क्या अर्थ है? एस्थेटिसाइजिंग द सिटी, अपग्रेडिंग हाउसिंग टू सूट मिडिल क्लास टेस्ट, अपर क्लास मोबिलिटी, क्रिएटिंग अ वर्ल्ड क्लास सिटी। शहर का सौंदर्यीकरण करना, मध्यम वर्ग के स्वाद के अनुरूप आवास का उन्नयन, उच्च वर्ग की गतिशीलता, एक विश्व स्तरीय शहर बनाना। इसका आंसर है बी, अपग्रेडिंग हाउसिंग टू सूट मिडिल क्लास टेस्ट। जो मध्य वर्ग है, मध्य वर्ग के स्वाद के अनुरूप आवास का उन्नयन। जेंट्रिफिकेशन होता है एक सामाजिक और आर्थिक प्रक्रिया है। जेंट्रिफिकेशन जो है वो एक सामाजिक और आर्थिक प्रक्रिया है। इसमें जो शहरी क्षेत्र होता है, जहाँ शहर का जो एरिया होता है उसमें कुछ ऐसा एरिया जहाँ पे निम्न आय के लोग रहते हैं। शहर का ऐसा एरिया यहाँ पे निम्न आय, कम आय वाले लोग रहते हैं उस इलाके में। तो वहाँ पर जब संपन्न जो उच्च वर्ग के हैं, जो जिनके पास सुविधाएं ज़्यादा हैं, उन लोगों का वहाँ पे आना जाना हो जाए। मान लो ये शहर है, यहाँ पे कम आय वाले लोग रहते हैं, इनके पास कम पैसे होते हैं, ये इतना ज़्यादा विकसित नहीं है। यहाँ पे उन लोगों का आना जाना जो कि वेल सेटल्ड हैं, जो विकसित हैं, तो ऐसे लोगों का जब वहाँ पे आना जाना हो जाता है, वहाँ पे कैफ़े खुलते हैं, रेस्टोरेंट खुलते हैं, जो घर हैं उनका रिनोवेशन होता है, नए नए वहाँ आधुनिक घर बनते हैं। संपत्ति जो वहाँ पे बाज़ार की जो कीमतें हैं उसमें वृद्धि होने लग पड़ती है। जब वृद्धि होती है तो वहाँ की सामाजिक संरचना में परिवर्तन आता है। वो जो शहर है वहाँ पे सुविधाएं और जो सेवाएं होती हैं उनमें भी सुधार होता है। तो जो वहाँ पे लोग पहले रह रहे हैं, निम्न आय वाले लोग, उनको वो जो समस्या आती है कि जहाँ की कीमतें बढ़ गई, उनको उन सामान को खरीदने में समस्या आएंगी। वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, जो कमरा उनको 2000 में मिल रहा है वो 5000 में मिलेगा,
तो उनको जब ऐसी दिक्कतें आएंगी तो वो वहाँ पे उस एरिया को छोड़ते हैं। जेंट्रिफिकेशन एक ऐसी दो धारी तलवार की तरह है कि जिसमें एक तो विकास हो रहा है इस शहर का, उन लोगों को जो संपन्न लोग हैं वो आते हैं, तो एक तो विकास हो रहा है यहाँ पे न्यू डेवलपमेंट हो रही है, तो यहाँ पे विकास हो रहा है, तो जो निम्न आय वाले लोग हैं उनको ये एरिया छोड़ना पड़ रहा है, वो उनका विस्थापन हो रहा है। तो ये एक दो धारी तलवार की तरह है कि विकास भी हो रहा है और यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं निम्न आय वाले, उनको ये एरिया छोड़ना भी पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो मध्य वर्ग के स्वाद के अनुरूप आवास का उन्नयन। नेक्स्ट है, रॉबर्ट रेडफील्ड हैज़ स्टडीड ऑन विच टाइप ऑफ कम्युनिटी। रॉबर्ट रेडफील्ड ने किस प्रकार के समुदाय का अध्ययन किया था? लिटिल कम्युनिटी, लघु समुदाय, अर्बन कम्युनिटी, नगरीय समुदाय, इंडस्ट्रियल कम्युनिटी, औद्योगिक समुदाय, मॉडर्न कम्युनिटी, आधुनिक समुदाय। आंसर इसका फर्स्ट है लिटिल कम्युनिटी। रॉबर्ट रेडफील्ड ने समुदाय का जो अध्ययन किया है कि जो छोटे समुदाय होते हैं, पारंपरिक समुदाय होते हैं, उनको उन्होंने ग्रामीण समाज के रूप में देखा है। जो लिटिल समुदाय हैं, लघु समुदाय हैं, उनको ग्रामीण समाज के रूप में देखा है कि वो ग्रामीण समाज है। ग्रामीण समाज ऐसा समाज होता है कि ये बाहरी दुनिया से बहुत ही अलग थलग होते हैं। इनकी संरचना जो होती है वो अलग प्रकार की होती है। परंपराएं, रीति रिवाज जो हैं वो ग्रामीण के अलग अलग तरह के होते हैं। इन्होंने मैक्सिको के मैक्सिको का जो टोपोजलान गांव है उसका अध्ययन किया है। टोपोजलान गांव का अध्ययन किया है। इसमें इन्हें रूरल अर्बन कॉन्टिन्यूम ये अवधारणा दी है कि ग्रामीण और नगरीय जो है इसका ध्रुवीकरण बताया है कि एक छोर पे एक तरफ से ये ग्रामीण है और इधर है नगरीय। तो ग्रामीण जो समाज है वो पारंपरिक और लघु समाज है, छोटा समाज है। जो ग्रामीण समाज है वो पारंपरिक और लघु समाज है। आधुनिक समाज जो है वो नगरीय समाज है। तो ये जो ग्रामीण समाज है ये बहुत ही, इनका जीवन जो है वो सरल होता है, बहुत ही स्पष्ट होता है, प्रकृति से जुड़े होते हैं, ये पारंपरिक होता है। एक जो रूरल अर्बन कॉन्टिन्यूम है उसको समझा रही हूँ कि इसमें ये बताया है कि ये ध्रुवीकरण है, एक तरफ तो रूरल है और दूसरी तरफ अर्बन है। रूरल का जीवन जो है वो बहुत ही सरल है और पारंपरिक है। जो नगरीकरण है, जो नगरीय समुदाय हैं, उनका जीवन जटिल है और गतिशील होता है। तो ये एक दो सिरे की तरह हैं, दो सिरे होते हैं इसके, इस ध्रुव के, कि एक तरफ ग्रामीण है, दूसरी तरफ शहरी समुदाय है। रूरल अर्बन कॉन्टिन्यूम में इन्होंने ये समझाया है। इसका आंसर फर्स्ट है लिटिल कम्युनिटी। विच कमेटी इज रिलेटेड टू पॉपुलेशन पॉलिसी। कौन सी समिति जनसंख्या नीति से संबंधित है? स्वामीनाथन, कोठारी, तुलसी, लिंगदो। स्वामीनाथन जो समिति है वो कृषि सुधारों, किसानों की स्थिति में सुधार लाने से संबंधित है। इस समिति को गठित किया, इस समिति का जो गठन हुआ वो 2004 में हुआ है। इसमें उन्होंने किसानों के बारे में बात की है कि किसानों को एमएसपी दी जाए, जो उनका उत्पादन का जो मूल्य है, उत्पादन उससे 50% जो उनको अधिक एमएसपी दी जाए। कृषि जो भूमि सुधार है, उस भूमि है उसमें सुधार किया जाए। कृषि में टेक्नोलॉजी का जो उपयोग है वो उनको सुविधाएं उनको मुहैया करवाए जाएं। और जो लोन लिया जाता है किसानों के द्वारा उसमें कर्ज माफ़ी भी की जाए उनकी, और कुछ ऐसी नीतियां बनाई जाए ताकि उनकी जो आय है वो दुगनी हो जाए। और जो कोठारी कमीशन है, जो कोठारी समिति है, ये संबंधित है शिक्षा से। और ये समिति जब बनी 1964-66 में, ये शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए इसको भारतीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। इसने सिफारिश की कि सभी वर्गों, जो
ग्रामीण हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, सभी वर्गों को समान और शिक्षा का अधिकार मिले। 10+2+3 का इन्होंने फॉर्मूला दिया था। अभी तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें 5+3+3+4 का जो फार्मूला है उसको इम्प्लीमेंट किया गया है। तो ये इन्होंने सिफारिश की थी इस फार्मूले की, कोठारी कमीशन ने। ये शिक्षा से संबंधित है। तुलसी समिति, जो तुलसी समिति है, ये न्याय व्यवस्था से संबंधित है। भारत में जो विधि और न्याय है उस क्षेत्र में सुधार के लिए संबंधित है कि जो न्याय प्रक्रिया है उसमें तेजी लाई जाए। इसने सिफारिश की थी कि जो आपराधिक न्याय है, जो न्याय प्रणाली है, उसमें सुधार किया जाए। जो लंबित मामले होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, उनको जल्द निपटाया जाए। साथ में जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होते हैं, वो भी महत्वपूर्ण माने जाए, उनको भी काउंट किया जाए। सज़ा के जो सज़ा देने वाला निर्धारण मापदंड होते हैं उनको निर्धारित किया जाए। सज़ा देने वाले मध्यस्थता सुलह करके कुछ मामले ऐसे होते हैं उनको निपटाया जाए, उनका समाधान किया जाए, सुलह करवा के उनका समाधान किया जाए। ये तुलसी समिति की सिफारिशें थी। जी, भारत में जो विधि और न्याय के क्षेत्र में उससे संबंधित ये समिति है। लिंग 2 समिति है, इसमें ये 2006 में इसका गठन किया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसका गठन किया गया कि इसका जो उद्देश्य था कि जो भारत की विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं, उसमें नियम और दिशा निर्देश इन्होंने तैयार किए सुप्रीम कोर्ट ने कि जो अंडर ग्रेजुएट और जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट छात्र नेता होते हैं उनकी आयु से संबंधित उनके ताकि जो चुनाव प्रक्रिया होती है उनकी कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में जो चुनाव होते हैं उसमें पारदर्शिता लाई जाए, अनुशासन लाया जाए। जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, उन नेता हैं, जो अंडर ग्रेजुएट नेता बनते हैं कॉलेजों में, उनकी जो आयु सीमा है वो 17 से 22 और जो पोस्ट ग्रेजुएट में हैं वो 24 से 25 एज जो है वो उनकी निर्धारित की। 75% उनकी शैक्षणिक योग्यता में वो बताई गई कि उसमें उनकी अटेंडेंस होनी चाहिए। तो ये जो सिफारिशें थी ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई। उन्होंने नियम और दिशा निर्देश जो हैं वो दिए हैं लिंग 2 समिति में। तो इसमें जो पॉपुलेशन पॉलिसी है वो सीधे यहाँ पे नहीं है। पॉपुलेशन पॉलिसी जनसंख्या नीति जो कि कोई खास समिति नहीं है, इसमें 2000 में ये समिति बनी थी। 2000 ये राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनी थी, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। उसमें जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना और उसमें स्थिरता लाना। जो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उसको रोकने के लिए नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में आई थी। तो इसमें यहाँ पॉपुलेशन समिति से रिलेटेड कोई भी नहीं है। जो मैच करता है वो है स्वामीनाथन। आंसर इसका फर्स्ट होगा, क्योंकि जो गाँव की जो कृषि की जो जनसंख्या है किसानों की वो 55% से क्योंकि जो किसान है वो बहुत अधिक हैं, तो पॉपुलेशन से जहाँ पे संबंधित देखें तो स्वामीनाथन वाली समिति जो है वो पॉपुलेशन से रिलेटेड है। कोठारी वाली एजुकेशन से संबंधित है। तुलसी जो समिति है वो न्याय से संबंधित है। लिंग 2 समिति है वो स्टूडेंट्स, जो कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं, वो उनके लिए बनाई गई समिति है। तो यहाँ पे जो समिति है स्वामीनाथन की समिति को सही आंसर होगा। Which among the following is known as शारदा एक्ट 1929? कौन सा शारदा अधिनियम 1929 में के रूप में जाना जाता है? कास्ट टाइरनी रिस्ट्रेंट एक्ट, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, सती रेगुलेशन एक्ट, विडो रीमैरिज एक्ट, जातीय अत्याचार संयम अधिनियम, बाल विवाह संयम अधिनियम, सती नियमन अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। आंसर इसमें है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आंसर सेकंड है इसका ख। जो
बाल विवाह संयम अधिनियम है, ये इसमें आयु तय की गई, जो लड़कियों की आयु है वो 14 वर्ष, लड़कियों की आयु 14 वर्ष की गई, गर्ल्स की, और बॉय की 18 वर्ष। बाद में इस आयु को बढ़ा दिया गया। शारदा एक्ट में जब ये शुरू में बना 1929 में, तब लड़कियों की आयु 14 वर्ष तय की गई। उनकी जो बाल विवाह को रोकने के लिए जो है शारदा एक्ट जो है वो लाया गया। तो लड़कियों की आयु 14 वर्ष की गई, लड़कों की 18 वर्ष। बाद में इस आयु को बढ़ा दिया गया। अभी तो गवर्नमेंट ने 21 लड़कियों की 21 वर्ष कर दी है, पर लागू नहीं हो। हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना है जिसने अपने वहाँ पे विधेयक पास किया है, विधानसभा में विधेयक पास किया है कि लड़कियों की जो आयु है वो 21 वर्ष हो जाएगी, जो मिनिमम एज होती है। और जाति अत्याचार संयम अधिनियम, ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब उनके साथ जो अत्याचार होते हैं उसको रोकने के लिए ये एक्ट लाया गया 1989 में। ये एक्ट लाया गया है 1989 में। इसमें जो जातिगत उनके साथ भेदभाव होता है उसको रोकने के लिए, ताकि उनके साथ कोई जाति के आधार पर भेदभाव ना किया जा सके। उसको जो ऐसा करता है उसको पनिशमेंट भी मिल सकती है। इसके अलावा सती नियमन अधिनियम, जो कि सती रेगुलेशन एक्ट है, ये 1829 में विलियम बेंटिक के द्वारा इसको लागू किया गया, सती रेगुलेशन एक्ट को। इसमें राजा राम मोहन राय ने भी बहुत ज़्यादा योगदान दिया है, सती प्रथा का बहुत ज़्यादा विरोध किया है उन्होंने। तो इस ये जो एक्ट बनाया गया सती रेगुलेशन एक्ट, ये 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा इसको लागू करवाया गया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विडो रीमैरिज एक्ट, लॉर्ड डलहौजी के समय, ये 1856 में आया, लॉर्ड डलहौजी के समय में आया। इसमें जो समाज सुधारक हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उन्होंने इसमें वकालत की है इससे संबंधित कि महिलाओं को भी सम्मान जीवन जीने का अधिकार मिले, उनको भी शांति से सम्मान से रहने का अधिकार मिले। इसलिए जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है इसमें उन्होंने वकालत की है। इसको लागू करवाने में भी उनका बहुत बड़ा रोल रहा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, और ये लॉर्ड डलहौजी के समय में आया है। इस क्वेश्चन में जो आंसर है शारदा एक्ट, जो कि 1929 में आया। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, बाल विवाह संयम अधिनियम।